नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत और चीन के बीच जो विवाद लद्दाख में चल रहा है वो थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चीन अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और वो लद्दाख में पेंगोंग झील के पास जो फिंगर 4 से लेकर 8 तक का हिस्सा है उसको छोड़ने के लिए या उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, राजनयिक स्तर पर भी कोशिश हो रहा है, सैनिक स्तर पर भी बातचीत हो रही है, लेकिन चीन उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। 1993 में भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक भारत की जो सेनाएं हैं वो फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी। हालांकि भारत का बेस वहाँ तक नहीं था। भारत ने अभी जाकर फिंगर 3 तक अपना बेस बनाया है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक तरह से सहमति थी कि फिंगर 8 तक जो है वो भारत के पास रहेगा, लेकिन चीन अब उससे पीछे हट रहा है। क्यों पीछे हट रहा है, इस सारे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार हरि कुमार। आपका स्वागत है हरि जी। थैंक यू। हरि जी जो हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता हैं। हालांकि ये व्यक्तिगत स्तर पर यहाँ बात करने के लिए आए हैं और जो भारत चीन के मसले हैं इसको बहुत करीब से वो लगातार देख रहे हैं। अप्रैल के बाद से ही, जब से चीनी भारत की तरफ घुसने लगे और उसके अलावा जब मई के पहले सप्ताह में दोनों के बीच झड़प हुई। तो पहला सवाल आपसे यही है हरि जी कि आखिर क्या कारण है कि चीन इस बार जो है वो पीछे लौटने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। जो बाहरी तौर पर दिख रहा है चीज़ें, वो सिर्फ इतनी है कि साहब चीन ने उन एरियाज़ में अपने सैनिक लगा दिए हैं जिन एरियाज़ में पहले भारत की सेना और आईटीबीपी पेट्रोलिंग करती थी। उसको हम बोलते हैं इंडियन पेट्रोल एरिया। फॉर एग्जांपल आपने कहा जैसे कि साहब वो फिंगर है पे अपना पेंगोंग लेक पे फिंगर 1 से लेके 8 तक हैं, उन पर हम लोग 1 से लेकर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। फिंगर नंबर 2 या 3 पर हमारी आईटीबीपी की बहुत पुरानी पोस्ट है और वहीं से उसको बेस बना के हम लोग फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। अब चाइना जो है उसने 8 पे और उसके आगे 4 तक के उसने अपने कुछ इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर लिए हैं टेम्प्रेरी, और वो हिंदुस्तान को 4 से आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये एक बड़ा क्रूशल मसला है। अब इस पूरा का पूरा जो ज़मीन है वो 4 से लेकर 8 तक की, जिसको हिंदुस्तान कहता है ये हमारा पेट्रोल एरिया है, चाइना कह रहा है कि हम इसको आगे आपको पेट्रोलिंग करने नहीं देंगे। ये मसला अभी आसानी से सुलझता दिखाई नहीं दे रहा। और जैसा लोग बताते हैं कि चाइना ने अपनी काफ़ी आर्मी जो है वहाँ पर छोड़ दी है, कुछ एकदम फ्रंट लाइन पे लगा दिए, कुछ अपना रिजर्व में लगा दिए, हैवी आर्टिलरी भी वहाँ पर लगा दिए और काफ़ी मजबूती से, और वो अपने बंकर वंकर हैं वहाँ पर उनको मतलब परमानेंट स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहा है। अब ये जितना लंबा खिंचता चला जाएगा उतना ही चीज़ जो है ये कहेगा नहीं ये तो हमारी सीमा, हमारे बंकर्स हैं, हमारी पोस्ट हैं, हमारे सैनिक यहाँ लगे हुए हैं। ये मसला सुलझता दिखाई नहीं पड़ रहा है आसानी से। दूसरा पॉइंट है कन्फ्रंटेशन का, वो गलवान वैली है। गलवान वैली से हमारी वो रोड जो कि 250 किलोमीटर की है, अपना लेह से वहाँ तक अपना दौलताबेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप तक जाती है। तो वो रोड को उस पर आप गलवान वैली में आप उसी टेरिटरी में आप आ चुके हैं जिसको कि इंडिया पहले पेट्रोलिंग करता था। वहाँ पे कोई पिलर के पोस्ट है नहीं, लाइन कोई खींची भी नहीं है, एक एजम्पशन की परसेप्शन की लाइन है जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। उस लाइन के कुछ इधर तक जो इंडिया पेट्रोलिंग करता है, कुछ उधर तक चाइनीज़ पेट्रोलिंग करते हैं। कहीं कहीं ऐसे कुछ भी इलाके हैं जहाँ पे कि दोनों लोग पेट्रोलिंग करते हैं, दोनों उसको अपना बताते हैं, वही परसेप्शन के डिफरेंस है, उन्हीं को लेकर विवाद चलते हैं। अब इन दोनों पे 2 तरह की रिपोर्ट आ रही है। एक के साथ कुछ डिसंगेजमेंट हुआ है, दूसरी आ रही कि नहीं कोई डिसंगेजमेंट में बातचीत चल रही। बातचीत दोनों स्तर पे चल रही है, डिप्लोमेटिक स्तर पे भी चल रही है, सेना के स्तर पर भी चली। आज ही हमारे इंडिया के जो थल सेना अध्यक्ष नरवाने साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड में कि सब डिसंगेजमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, स्थिति नियंत्रण में। काफ़ी एश्योरिंग स्टेटमेंट है, इसको फेस वैल्यू पे लेना चाहिए सबको। अब ग्राउंड पे एक्चुअली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ डिसंगेजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन हाँ थल सेनाध्यक्ष ने इस बात को कहा है। उन्होंने ये कहा है, लेकिन अभी जो लद्दाख के सांसद हैं वो उस इलाके में गए थे और वहाँ से लौट करके अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया है कि चीन जो है लद्दाख में बहुत भीतर तक घुसा है। चलिए मैं इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उस पर बातचीत करने से पहले मैं प्रेम शंकर झा जो हैं वो उनका एक ब्लॉग देख रहा था और उस ब्लॉग में एक तरह से उन्होंने लिखा है कि 3-4 भारत के ऐसे फैसले हैं जिसके चलते चीन जो है काफ़ी नाराज़ हो चुका है भारत से। और उसमें से एक वो पहला वो बताते हैं कि हाल फिलहाल में जो
अमेरिका के साथ भारत ने 3 डिफेंस डील किए। एक तो चीन इसको पसंद नहीं कर रहा है। दूसरी बात जो आई उनके ब्लॉग में आ रही है वो ये है कि साउथ चाइना सी में भारत ने जो है वो अमेरिका और जापान के साथ जो वहाँ एक्सरसाइज चल रहा था उसमें अपने 4 वारशिप्स जो है वो लगा दिए थे। तो एक ये भी मसला है। तो दूसरा मसला ये, तीसरा मसला वो ये बता रहे हैं कि लद्दाख के विभाजन के बाद ये 370 को ख़त्म करने के बाद जो जम्मू कश्मीर का नया नक्शा जारी किया गया, लद्दाख का नया नक्शा जारी किया गया, उसमें ये कहा गया है कि फिर से रीइंफोर्स किया है भारत ने कि अक्साई चीन जो है वो भारत का हिस्सा है। और हालांकि 1962 से अक्साई चीन पर जो है वो चीन का कब्जा है, लेकिन भारत जो है हमेशा नक्शे में अपने भारत का हिस्सा बताता रहा। और अब जो है वो उन्होंने नए नक्शे जो जारी किए हैं उसमें भी भारत का हिस्सा बताया है। उसके अलावा जो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर बन रहा है जो गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में बन रहा है, भारत ने उस पर भी आपत्ति जताई और ये कहा कि जो ये भारत की ज़मीन पर बन रहा है क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान को कश्मीर का हिस्सा मानता है भारत। तो ये जो 4 नए मुद्दे सामने आए हैं, क्या इनका कितना इम्पैक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है? ये चारों मुद्दे रेलेवेंट हैं। हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप में चारों मुद्दे रेलेवेंट है, लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट इश्यूज़ हैं वो 2 हैं। नंबर 1, लद्दाख का यूनियन टेरिटरी क्रिएट करना, एक नया मैप इशू करना, और हमारे होम मिनिस्टर ने लोकसभा में ये कहना है कि अक्साई चीन हमारा हिस्सा है, हम उसको कभी लेंगे। चाइना उस पर एतराज़ करता है और चाइना का ये कहना है कि भाई ये आपने गलत किया, ये आपने ठीक नहीं। चाइना ने उस टाइम में एतराज़ भी जताया था, डिप्लोमेटिकली उन्होंने प्रोटेस्ट इस बात पे लॉन्च किया था। तो ये इशू चाइना के लिए बहुत अहम इशू होता जा रहा है। दूसरा, जो वहाँ पर स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट है जो कि इंडिया अपने वहाँ पर कर रहा है और काफ़ी, अब वो हालांकि चाइना से पीछे है वहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट है, सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं, उन सब पर डेवलपमेंट जो है अब वो फाइनल स्टेज में है। जो फाइनल लास्ट माइल जिसको कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम बोलते हैं, वो चीज़ें उसमें उसके करीब हैं। उसकी वजह से जो काराकोरम पास है, काराकोरम पास का जो बेस है वहाँ तक इंडिया पहुँचने की कोशिश कर रहा है। वहाँ से जो चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर के वो हाईवे हैं वो वहाँ से निकलते हैं। दूसरा, इसी तरीके से जो गिलगित बल्तिस्तान में है, तो अब ये जो इंडिया के एफर्ट हैं कि अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पर मजबूत करे, उसमें बड़ी तेज़ी से इंडिया आगे चल रहा है। और चाइना उससे, क्योंकि वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, तो चाइना को दिखाई दे रहा है कि भाई ये उन स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स के करीब इंडिया पहुँचता जा रहा है जो उनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को हर्ट कर सकते हैं। तो ये जो 2 इश्यूज़ हैं, इसको लेके ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं और ये इतनी आसानी से हल होती दिख नहीं रही हैं जैसा कि बताया जा रहा है। ये चीज़ें भी आगे चलेंगी और हमेशा जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बैकग्राउंड में डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं और कहीं ना कहीं ये हिस्से ये चीज़ें सुलझती हैं डिप्लोमेटिक प्रेशर से, पुल से। आपने यहाँ जरा सा दबाया, उसने वहाँ जरा सा दबाया, अच्छा ठीक है हम आपका ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे। उन्हीं तरह की चीज़ों से ये इशू सुलझते भी हैं। शिवशंकर मेनन साहब ने अपनी किताब में जो उनकी फॉरेन पॉलिसी बुक है चॉइसेस, उसमें लिखा भी है और उसमें खासतौर से चाइना के एग्जाम्पल देखे कि 2013 में किस तरीके से मसले को सुलझाया गया था जब ये इधर डेपसोंग में काफ़ी लंबा चौड़ा स्टैंड ऑफ चला था, तो किस तरीके से उसमें डिप्लोमेटिक इश्यूज आ रहे थे, डिप्लोमेट ने किस तरीके से उसको सुना। लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें बैकग्राउंड कॉन्वर्सेशन में चलती हैं। फ्रंट में तो यही है जो भी चल रहा है अभी, जैसे हमारे थल सेनाध्यक्ष ने स्टेटमेंट दिया, उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी स्टेटमेंट दिया था, उनका भी कहना था कि डिप्लोमेटिक और आर्मी के स्तर पर बातचीत चल रही है। लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन दिखती है शैलेश जी, जितना हैवी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर हो गया है, बताते हैं कि चाइना के 10-12 हज़ार सैनिक जो हैं वहाँ पर उस जरा सी एरिया में और बहुत ही हॉस्टाइल टेरेन में लग गए और इंडिया ने भी अपना पूरा का पूरा मिरर डिप्लॉयमेंट वहाँ पे कर दिया। उसी तरह की गन्स, उसी तरह की आर्टिलरी, उसी तरह के सैनिक इंडिया ने भी वहाँ पे लगा दिए। अब ये इतना डिप्लॉयमेंट जो है कोई भी कंट्री पीछे हटने के लिए नहीं करता, तो इसलिए आसानी से यहाँ से ये मतलब रास्ते निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, अभी सब देखने वाली चीज़ें होंगी, लेकिन इतनी आसानी से मसले सुलझते दिखाई नहीं पड़ते। इसमें ये आपने बिल्कुल ठीक ये किया कि 2 जो सड़कें हैं, मतलब ये डरबुक और श्योक और दौलत बेग ओल्डी रोड जो गलवान नदी के किनारे किनारे ये सड़क जा रही है और ये LAC के बिल्कुल पैरेलल है। इसके पैरेलल जिस हिस्से पर चीन का कंट्रोल है, चीन अपनी सड़क बना चुका है और ये धारचूला से लिपुलेख दर्रा तक जो हमने बनाया 80 किलोमीटर की सड़क, इससे भी नाराज़ है क्योंकि ये दोनों सड़कें जो हैं बिल्कुल चीन की सीमा तक पहुंच गई हैं और हाँ, ये भारतीय हिस्से में है। चीन ने इन पर कभी उस तरह से अपना दावा नहीं किया है जहाँ ये सड़कें बन रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो ये नहीं चाहता है कि वहाँ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत हो जाए और सेना की मौजूदगी जो है वो
वहाँ पर बड़े पैमाने पर होने लगे। हालांकि मैं एक चाइना के एक बड़े जो है ये बड़ी एक वहाँ की मैगजीन है, मॉडर्न वेपनरी मैगजीन, और उसके सीनियर एडिटर हैं हुआंग। इन्होंने पहली बार जो है भारत की जो सेना है उसकी तारीफ़ की है और ये कहा है कि भारत के पास जो प्लेटू और माउंटेन में लड़ने के लिए जो है सबसे बेहतर फोर्स जो है वो मौजूद है। करीब 20,000 सैनिक हैं और 12 बटालियनें हैं। भारत उसको 50 बटालियन तक बढ़ाने की भी बात कर रहा है और इसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो है प्लेटू मतलब इस तरह के जो पठार वाले इलाके हैं और जो पहाड़ वाले इलाके हैं उसमें लड़ने के लिए ये काफ़ी जो हैं सक्षम है। और ये भी वो कह रहे हैं कि ये मतलब अमेरिका और यूरोप के पास भी इस तरह की ऊंचाई पर लड़ने की इतनी क्षमता नहीं है जितनी भारत की क्षमता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहीं ना कहीं से ये महसूस किया होगा कि चीन जो है उससे भारत से ज़्यादा मजबूत है और तभी वो इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। तो क्या ये लग रहा है कि कोई एक छोटे मोटे युद्ध की स्थिति आ सकती है? देखिए, आज जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से आप युद्ध को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। एक लोकल वार को आप, एक लोकल स्किर्मिश को, एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अगर इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि चाइना के सैनिक जो हैं वो भारत की ज़मीन पर हैं और इंडिया किसी भी तरीके से इस चीज़ को लंबे समय तक टॉलरेट कर नहीं पाएगा। जहाँ तक इस मैगजीन के इशू का सवाल है, उन्होंने एक बड़ी लिमिटेड से बात की है कि भाई इंडिया के पास में जितना एक्सपीरियंस है हाई एल्टीट्यूड वारफेयर का, जो एक्सपर्टीज़ है, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो वेपन्स हैं, जो एयरफोर्स के एसेट्स हैं, वो किसी दूसरे कंट्री के पास नहीं है। उसका एक कारण है कि इंडिया के पास में जो हाई एल्टीट्यूड बैटल्स है इसका अनुभव सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा हाई बैटलफील्ड है और हमारी सेनाएं सियाचिन पे 1984 से हैं। और हमने जानबूझकर ये अपनी कारगिल वार के बाद में, हम कारगिल वार में इंडिया के सामने समस्या आई थी कि हाई एल्टीट्यूड ट्रेंड मैन पावर तुरंत अवेलेबल नहीं थी। अब इंडिया के पास में कम से कम 2 लाख सैनिक ऐसे हैं जिनको कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पर डिप्लॉय कर सकते हैं, जिनके पास में हाई एल्टीट्यूड वार की, माउंटेन वार की ट्रेनिंग है, स्किल है और वो बहुत जल्दी एक्लेमेटाइज हो जाते हैं और उनको आप तुरंत डिप्लॉय करने की स्थिति में हो। तो दूसरा, हमारे पास जो वेपनरी है, जो हमारे पास गन्स हैं, लाइट वेट होती हैं, उनके कैलिबर ज़्यादा होते हैं, उनको हम बहुत क्विकली हेलीकॉप्टर में लाद के वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। जो हमारे पास में एयरफोर्स के एसेट्स हैं, जो हमारे पास में फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनमें हम लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। कारगिल में हम ऑलरेडी कर चुके थे। मैं यहीं पर खाली एक जिक्र करना चाहूँगा कि होवित्ज़र तोप जो है, जो जिसको लेकर के बहुत बात की गई, करगिल युद्ध के समय में भी सबसे कारगर वही साबित हुआ। अभी भी उसको डिप्लॉय किया जा रहा है, अभी भी उसको डिप्लॉय किया जा रहा है क्योंकि वो बहुत हल्का है और बहुत आसानी से उतनी ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता है। तो और सियाचिन की बात आपने बताई, तो जो कुल मिलाकर के जो मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि भारत भी एक तरह से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन चीन की सेना बहुत सक्षम है। एक बात और है कि चीन की सेना के बारे में, जैसे भारत की सेना, उसकी स्थिति के बारे में दुनिया भर को सब कुछ पता है। चीन जो है वो, उनकी कितनी सेना है, जब तक वो किसी चीज़ की घोषणा नहीं करना चाहते हैं तब तक दुनिया को पता नहीं चलता। इक्विपमेंट्स भी अपने वो ज़्यादातर खुद ही बना रहे हैं या उसको सुधार करके, जो भी लाते हैं उसको सुधार करके अपने लायक बना लेते हैं। कुछ काम इसमें भारत ने भी किया है, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति ये लग रही है कि अभी भारत उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। इस बीच ये तो तय है कि मोदी जी के आने के बाद भारत का झुकाव जो है अमेरिका की तरफ बढ़ा है। जब हमने शुरुआत भी की तो 3-4 मुद्दे बताए थे। क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि इस समय चीन को लग रहा है कि सही मौका यही है, क्योंकि अमेरिका कोरोना के युद्ध में इस कदर लगा हुआ है कि अभी वो दुनिया के बारे में या अपने मित्रों के बारे में या भारत के बारे में सोचने का भी कोई वक्त उसके सामने नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोरोना की बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें चली, हालांकि उसको ऑब्वियसली लिंक किया जाएगा, लेकिन अगर आप देखें तो कोरोना मतलब ये कि फरवरी मार्च में काफ़ी कुछ फैल चुका था चाइना में, और मार्च से तो पूरी दुनिया में फैल रहा है और ये इतना हद तक बढ़ जाएगा, इतना इसका किसी ने सोचा नहीं था। मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रिपरेशंस है चाइना ने अपने इतने सारे सैनिक इंडिया की टेरिटरी में इतने अंदर तक आ जाना, इसकी प्रिपरेशन चाइना ने काफ़ी पहले से की। ये मेरे ख्याल से नहीं तो कम से कम डिसीजन साल भर पहले लिया गया होगा
6 महीने से तैयारी कर रहे होंगे और उसकी वहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होंगे, इक्विपमेंट इकट्ठे कर रहे होंगे, लोगों को मोबिलाइज कर रहे होंगे, उनको ट्रेनिंग दे रहे होंगे हाई एल्टीट्यूड की, सारी चीज़ डिसाइड कर रहे होंगे, तब जाके ये इस तरह का जो इंट्रूजन है वो आप छोटे मोटे नोटिस पर कर नहीं सकते। तो वो तो काफ़ी लंबा समय उन्होंने उसमें लिया होगा। जहाँ तक आपने कहा कि साहब इंडिया जो है वो बड़ा क्लियरली अमेरिकन खेमे में धीमे धीमे जाता जा रहा है। हम अमेरिकन इक्विपमेंट ज़्यादा खरीद रहे हैं, हम अमेरिका से स्ट्रैटेजिक पैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हम उनकी ट्रेटीज में शामिल होते जा रहे हैं, हम उनकी वार एक्सरसाइज में, हालांकि वार एक्सरसाइज तो देखिए इंडिया चाइना भी करते हैं आपस में, और इंडिया अमेरिका भी करते हैं। नहीं, लेकिन ये एक्सरसाइज जो हुआ है वो साउथ चाइना सी में हुआ है, जहाँ पर चीन जो है अभी तक जो है कि ये जो 12 नॉटिकल माइल्स जो हैं जो समुद्र किनारे से 12 नॉटिकल माइल्स तक एक देश की सीमा मानी जाती है। चीन ने कुछ आर्टिफिशियल ऐसा बताते हैं कि द्वीप बना लिए हैं और वो कह रहा है कि अब ये हमारा हो गया और उससे बियॉन्ड दैट 12 नॉटिकल माइल्स रहेंगे। और अमेरिका विरोध कर रहा है, एक वॉरशिप को उसने उस के भीतर से भेजा भी, हालांकि चीन जो है अभी भी डटा हुआ है। मेरा जो यहाँ पर सवाल है वो ये कि अभी ये लग रहा है कि कोरोना में अमेरिका और फिर उसके बाद जो ये दंगे शुरू हो गए हैं अमेरिका में, उसमें इतना घिरा हुआ है कि वो अभी भारत की तरफ देखने की स्थिति में नहीं है। तो कुल मिलाकर के ऐसा तो नहीं है कि चीन जो है इसका फ़ायदा उठाना चाहता है। देखिए, वैसे भी अगर आप अमेरिका की बैकग्राउंड देखें, अमेरिका कह कितना ही ले, लेकिन कभी भी मतलब छोटे मोटे देशों में तो अपनी सेनाएं भेज देता है अमेरिका, लेकिन किसी बड़े देश से लड़ने के लिए किसी दूसरे देश की राह में अमेरिका अपने आप को फंसाएगा और आप ये सोचें कि अमेरिका की सेनाएं, अमेरिका की एयरफोर्स, अमेरिका की नेवी आके हिंदुस्तान और चाइना की लड़ाई होगी, ये मुझे लगता है विशफुल थिंकिंग है। ऐसा ना कभी होएगा, ना कभी होने जा रहा। आपको ध्यान होगा 1971 की वार हुई थी, हम लोग तब छोटे थे, रोज़ हम सुनते थे कि साहब 7वां बेड़ा यहाँ से चल दिया, वहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया। ना कहीं कोई बेड़ा आया, ना उन्होंने कोई अमेरिका की इंडिया की सेनाओं से कोई कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने किया। अगर हिंदुस्तान में कुछ सेक्शन ये सोचते हो कि साहब अमेरिका आके और जब आपकी चाइना से लड़ाई होगी तो आपके साथ खड़े होकर कंधा से कंधा मिला के अपने सैनिक झोंकेगा, अपनी नेवी झोंकेगा, अपनी एयरफोर्स झोंकेगा, ये मुझे विशफुल थिंकिंग लगती। ना अमेरिका ने ऐसा कभी किया, ना अमेरिका कभी करेगा। और अमेरिका में इस बात को लेकर अमेरिका के लोगों में जब उनके बॉडी बैग्स जो है उनके सैनिकों के वापस जाते हैं, आफ्टर ऑल अफगानिस्तान से क्यों जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उनको वो जो बॉडी बैग्स वापस जाते हैं और उनको ये दिखाई दे रहा है कि हमको इस लड़ाई से मिल क्या रहा है। और अमेरिका में अमेरिकन इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिव रहते हैं कि हमारा लोग बाहर नहीं मरना चाहिए, बाहर की लड़ाई में हमारा जहाँ कहीं हमारा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ मरे। तो इसलिए अब अमेरिका कितना बिजी है कितना नहीं है, और मुझे लगता ही नहीं कि इंडिया को ये सोच के अपनी तैयारी कर रहा है कि कल को अमेरिका खड़ा होकर उसके साथ में फाइटिंग करेगा, अपनी एयरफोर्स लगाएगा, नेवी लगाएगा। ये तो मुझे ऐसा कुछ नज़र आने वाला है नहीं। मैं इसको थोड़ा और विस्तार देता हूँ जो अभी की स्थिति है उसमें। अगर आप देखें तो 71 में जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस समय वो पूर्वी बंगाल था, तो उस समय जो युद्ध हुआ अमेरिका सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ था, सोवियत संघ उस समय था और भारत के साथ था जो रसिया ब्लॉक अब हम जिसको कहते हैं। तो उस समय एक स्थिति थी, उस समय तक भारत जो है वो सोवियत संघ के साथ खड़ा दिखाई देता था। अमेरिका ने अगर 7th फ्लीट को भेजा तो एक वॉरशिप जो है सोवियत संघ का भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा था, और वो दोनों के बीच भी युद्ध का एक हो या नहीं हो, कम से कम एक माहौल तो था कि अगर 7th फ्लीट कुछ करता है तो हो सकता है कि सोवियत संघ का या आज का रसियन तो उसका हस्तक्षेप हो सकता है। उसके बाद के समय में जब सोवियत संघ टूट गया तो भारत ने जो ये सारी महाशक्तियों हैं, उन शक्तियां हैं, उनसे एक अलग दूरी बनाकर रहने की नीति बनाई, जो नेहरू के टाइम में भी हम लोग नॉन अलाइंड कहते थे। तो नॉन अलाइंड जैसी स्थिति चाहे सोवियत संघ के टूट जाने के कारण हो, लेकिन वो आ गई। और अब की स्थिति में मोदी की सरकार का पूरा झुकाव, मोदी जी के आने के बाद ये शुरू हुआ है, पूरा का पूरा झुकाव जो है वो अमेरिका की तरफ है। और हम चीन से कटे हुए हैं, रूस से भी कटे हुए हैं, लगभग पूरी तरह से कटे हुए हैं। रूस भी अब हमारे साथ उस तरह से नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चीन को चूँकि, और वो इस बीच में चीन महाशक्ति बन चुका है, उस समय तक वो सिर्फ सैनिक शक्ति था 90s तक अगर आप देखें तो। उसके बाद जब वहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और आज वो दुनिया की फैक्ट्री तो बन ही चुका है, तो आर्थिक रूप से भी सक्षम है, राजनीतिक रूप से भी सक्षम है। दुनिया भर में लोग कहते हैं, अभी अमेरिका कहने लगा है कि WHO, UN सब पे चीन ने कब्जा कर रखा है।
तो वो एक स्थिति है, और उस स्थिति में भारत के सामने ये चुनौतियां बार बार आ रही हैं। 2017 में डोकलाम में आ गई, उसके बाद ये अब हमारे सामने है, और ये लग रहा है कि उस पर अगर कोई पूरी दुनिया का एक राजनीतिक दबाव नहीं पड़ता है तो वो पीछे शायद नहीं जाएगा। और यानी ये बता रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि करीब करीब 60 वर्ग किलोमीटर ज़मीन जो है भारत का, वो उसने कब्जा कर रखा है। तो और वो कब्जा किया है, बाद में फिर वो क्लेम 60 से ज़्यादा भी हो सकती है। ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो इस तरह की स्थिति है, भारत का अमेरिका की तरफ झुकाव, अमेरिका की अभी भारत में दिलचस्पी नहीं लेने की स्थिति, और चीन का अपना एक वर्चस्व। देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान का अमेरिका की तरफ झुकाव है, ये बड़ा नेचुरल है। और इंडिया अमेरिका की पार्टनरशिप जो है वो बड़ी नेचुरल पार्टनरशिप है। दोनों बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं, दोनों लिबरल सोसाइटीज़ हैं, और दोनों का आपस में मेल जो है ये डिलेड तो था, लेकिन ये नहीं होएगा इसका कोई कारण नहीं था। दूसरा, आपने ये बात कही कि साहब मोदी साहब के आने के बाद में ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो अमेरिका में जॉर्ज बुश साहब थे, और उन्होंने अमेरिका के सारे रूल रेगुलेशन को दरकिनार करके इंडिया के साथ में ट्रीटी की थी, न्यूक्लियर ट्रीटी। उस टाइम में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। दैट वाज द न्यू बिगिनिंग इन बिटवीन इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप, है ना। अब उसके बाद जो है वो सब चैप्टर ऐड होते जा रहे हैं। उसके बाद में कोई बहुत आप ये कहें कि बड़ी कोई ह्यूज न्यू बिगिनिंग होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। न्यू बिगिनिंग अगर थी तो न्यूक्लियर पैक्ट था आपका, जबकि अमेरिका में उसका विरोध हो रहा था कि आप एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के साथ में सारे पैक्ट क्यों कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी के खिलाफ है, आपके रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने किया, क्योंकि अमेरिका की समझ में आ रहा था कि आने वाली दुनिया में सबसे अच्छा पार्टनरशिप किसी के साथ होगी तो इंडिया के साथ होगी। उसका एक दूसरा कारण ये भी है कि इंडिया की आर्म्स की जो ज़रूरत है वो बिल्कुल एवर इंक्रीजिंग है। आपकी पाकिस्तान से हॉस्टिलिटी है, आपकी चाइना से हॉस्टिलिटी है, आप एक बड़ा कंट्री हैं, आप एक बड़ी इकोनॉमी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको आर्म्स की खेप जो है, आपको आर्म्स की खपत जो है बराबर चाहिए। और दुनिया में जो सबसे अच्छी डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के पास है, यूरोपियन कंट्रीज़ के पास में। अब रशिया की जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी उन्नत नहीं मानी जाती है। ठीक, एक ज़माने में उस टेक्नोलॉजी पे हम लोग डिपेंड करते थे, लेकिन आज की डेट में उस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करने का कोई कारण है नहीं, जब आपको दूसरे ऑप्शंस मिल रहे हैं और वो आपके दूसरे पर्पस भी सर्व करते हैं। नाउ ए डेमोक्रेटिक इंडिया विल बी मच मोर क्लोजर टू ए डेमोक्रेटिक अमेरिका और डेमोक्रेटिक यूरोप और लिबरल डेमोक्रेटिक यूरोप। अब वो रशिया से उतना ज़्यादा, और ना अब रशिया के पास में उतनी ताकत रहेगी। तो ये जो रिलेशनशिप है ये तो चलेगी आगे, इसको कोई रोक नहीं सकता, ना ये रुकने वाली है। हमारी आर्म्स की ज़रूरत है, हमारी दूसरी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमारी दूसरे हमको सपोर्ट की ज़रूरत, सारा का सारा अमेरिका से यूरोप से आपको मिलेगा। और आप उनको भी चाहिए। इंडिया जैसा बड़ा देश जो कि उनकी बहुत सारी इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री से भी इसी बात पे चल रही है कि साहब हमें इंडिया जो है वो आपके आर्म्स खरीद रहा है, तो ये सब तो चलेगा, इसमें कोई रुकने वाली बात है नहीं। और ये आगे आगे और मैच्योर होगा, तरह तरह के डिफेंस पैक्ट्स होंगे, तरह तरह के कम्युनिकेशन पैक्ट्स होंगे, तरह तरह के। लेकिन ये क्या पैक्ट इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, क्या इतने ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे कि अमेरिकी सेनाएं आपके साथ आकर लड़ने लगेगी? ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, डिप्लोमेटिक स्तर पे आपको सपोर्ट मिलेगा, इक्विपमेंट के स्तर पे आपको सपोर्ट मिलेगा, डिफेंस एसेट्स के स्तर पे आपको सपोर्ट मिलेगा। मान लीजिए हिंद महासागर में कोई बड़ी चीज़ होने लगे, ठीक है, अपना सिंबॉलिकली वो अपना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर इधर से उधर भेज देंगे, लेकिन वो ऐसा नौबत नहीं आएगी कि वो आपके बिहार पे वो लड़ाई करें। ऐसा होने वाला है नहीं। और आगे आगे दुनिया में जो लड़ाइयाँ हैं, ये ऐसी लड़ाइयाँ होने वाली भी नहीं। ट्रेड वार होगी, आपकी दूसरी तरह की वार होंगी, डिप्लोमेटिक वार होगी, करेंसी वार होगी। दुनिया भर के नए फ्रंट ऐसे खुल गए हैं, साइबर वार हो सकती है। दुनिया भर के नए फ्रंट ऐसे आपके खुल गए हैं जो कि आप दूसरे कंट्री को बिना वार के डैमेज कर सकते हैं, जैसा कि कोरोना में हो रहा है। कोरोना में हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये स्थितियाँ, लेकिन ये है कि सीमा की सुरक्षा को लेकर के अब जो युद्ध होंगे, लगता यही है कि दो देशों के बीच ही होंगे, उससे बाहर जाना उसका जो है मुश्किल है। हरि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार हरि कुमार से, और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अंततः लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो ये विवाद की स्थिति बनी हुई है वो कैसे ख़त्म होगी, कब तक ख़त्म होगी। चीन जो भारतीय सीमा, भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र में अंदर आ गया है, करीब 60 वर्ग किलोमीटर ज़मीन या उससे भी ज़्यादा ज़मीन जो है वो कब्ज़ा करने की स्थिति में है, घुसपैठ तो कम से कम कर ही लिया है, उससे पीछे जाएगा या नहीं जाएगा। हरि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप satyhindi.com पर लॉगिन करके अपनी राय लिख सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक, ट्विटर
और यूट्यूब पर भी हम मौजूद हैं। आप इस वीडियो के बाद आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन का, उसको अगर आप उस बटन को दबाएंगे तो आप ये जान सकते हैं कि आप सत्यहिंदी.com से और करीब से कैसे जुड़ सकते हैं। आपका और करीब से जुड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और एक निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।